हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में ए पार्ट कंप्लीट कर लिया था अपने अदर सोर्सेज वाले में कि किस तरह से चार्जेबल होनी चाहिए कुछ इनकम अदर सोर्सेज के हेड में। तो ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं कि जो हमारी इनकम बच गई जो कि चार्जेबल होनी चाहिए अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई भी इंटरेस्ट उसको रिसीव हो रहा है एसएससी को, जैसे कि कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव हो रहा है, बैंक डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, लोन पर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, या फिर कोई भी डिले रिफंड पे जो भी इनकम टैक्स का डिले रिफंड है उस पर कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो इन टाइप्स के जो भी अगर उसको कोई इंटरेस्ट रिसीव होता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई भी टेनेंट जो है, मतलब किसी को हमने जो अपना घर है वो लेट आउट कर दिया है और वो उसको आगे सबलेटिंग कर रहा है, उसका पूरा पार्ट या कुछ पार्ट है उस हाउस प्रॉपर्टी का, सो उससे उसको कोई भी इनकम जो रिसीव हो रही है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। उसके बाद कोई भी अगर किसी भी टीचर या लॉयर को एग्जामिनेशन वर्क के लिए कोई भी रेमुनरेशन रिसीव होता है, एग्जामिनेशन की ड्यूटीज़ के लिए, पेपर्स को चेक करने के लिए, तो इस टाइप से अगर कोई भी रेमुनरेशन रिसीव होता है तो वो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इनकम ऑफ रॉयल्टी की अगर वो कुछ भी अपना पेटेंट वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, अगर कोई भी कॉपीराइट वगैरह ट्रांसफ़र करता है तो उससे उनको कोई भी इनकम जो रिसीव होती है वो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। फिर अगर कोई डायरेक्टर को फ़ीस मिल रही है, अगर डायरेक्टर को हम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसको सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो उसकी सैलरी है। पर अगर हम उसको डायरेक्टर फ़ीस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। उसके बाद आता है रेंट ऑफ लैंड नॉट अपार्टमेंट टू एनी बिल्डिंग। तो अगर किसी बिल्डिंग के साथ कोई लैंड नहीं जुड़ा हुआ है और उससे किसी को रेंट मतलब कि रेंट रिसीव हो रहा है उस एसएससी को, सो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद आता है कि एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई भी लैंड जो है हमारे इंडिया के आउटसाइड सिचुएटेड है, सो उस एग्रीकल्चर इनकम से हमारे को जो भी मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड से हमारे को कोई भी इनकम रिसीव हो रही है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होगी। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम मार्केट फेरीज एंड फिशरीज। अगर कोई मार्केट फेरीज फिशरीज से हमारे को कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। फिर आता है इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी, कि हमने कुछ टाइम के लिए हमारे को कोई प्रॉपर्टी मिली है और उसको हम अपनी प्रॉपर्टी मानकर अगर उससे हमारे को कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। फिर आता है रेमुनरेशन रिसीव फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल। तो अगर हमने कोई आर्टिकल जर्नल्स में लिखे हैं तो उससे कोई रेमुनरेशन रिसीव हो रहा है तो वो भी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई अनडिस्क्लोज सोर्सेज आ जाते हैं कि कोई भी उसके पास सेसी के पास कैश पड़ा है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरह से उसके पास वो कैश आया, कोई अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है, अनएक्सप्लेन मनी उसके पास है, कोई एक्सपेंडिचर उसने ऐसा कर दिया है कि उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ये सारी अगर कुछ भी उसके पास इनकम होती है इनसे रिलेटेड, सो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एम्प्लॉय ऑन हिज ओन कंट्रीब्यूशन। तो हमने जैसे कि ये चीज़ पढ़ी थी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का रिटायरमेंट वाले चैप्टर में, कि अगर एम्प्लॉय को जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है उससे कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सो उस इंटरेस्ट को हम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते हैं। तो इसमें वही पॉइंट उन्होंने बता रखा है। फिर उसके बाद अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबर को या लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल के मेंबर को कोई भी सैलरी रिसीव हो रही है तो वो उसके सैलरी हेड में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। उसके बाद अगर कोई भी इंश्योरेंस का कमीशन जो है वो पीजीबीपी हेड में चार्जेबल नहीं हो पाया तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद क्या आता है कि अगर हमारे को कोई भी ट्रेडमार्क का रेंट रिसीव हो रहा है तो वो भी हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फिर अगर कोई डायरेक्टर ने कोई गारंटी ली है बैंक के लिए, मतलब कि कोई गारंटी दी है बैंक को, सो उससे अगर कोई कमीशन रिसीव हो रहा है डायरेक्टर को तो वो भी उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। फिर उसके बाद डायरेक्टर ने क्या कहते हैं अंडर राइटिंग शेयर्स ली हैं न्यू कंपनी के, उसका कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, सो वो उसका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। कोई भी डायरेक्टर जो कि हमारी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो वो उसका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। उसके बाद अगर कोई भी फैमिली पेंशन रिसीव होती है किसी भी विडो को या फिर उस डिसीज एम्प्लॉय के हायर को, कोई भी लीगल हायर जो है, सो वो
इस तरह से एग्जम्प्ट होगी कि या तो 15,000 या फिर 1/3 उसको जो अमाउंट रिसीव हुई है, जो भी कम होगी इन दोनों में से, वो उसके लिए टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। अब फैमिली में कौन कौन आ गया कि उस क्या कहते हैं इंडिविजुअल के स्पाउस या चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, या जो कि उस पर पूरे डिपेंडेंट हैं, या फिर कुछ पार्शली या फिर कुछ होली ऐसे कुछ कहते हैं कि जो उस पर डिपेंडेंट होंगे इंडिविजुअल पे, उनको ही फैमिली पेंशन रिसीव होगी। उसके बाद आता है कि अगर कोई भी अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवाई गई है नेशनल सेविंग स्कीम 1987 के अंडर, तो उससे अगर कोई भी डिडक्शन या इंटरेस्ट जो भी उसमें इंक्लूडेड है या डिडक्टेड है, सो इस हिसाब से उसने जितनी भी अमाउंट विड्रॉ करवाई है वो उसके अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। अब बात आती है कि क्रिकेटर्स जो कि इंडिया के लिए प्ले करते हैं उनको जो मिलता है वो किस तरह से टैक्सेबल होता है। सो इसमें सबसे पहले आता है टेस्ट मैचेस इन इंडिया। सो अगर कोई भी क्रिकेट का प्लेयर जो है उसको कोई भी अमाउंट रिसीव हुई है टेस्ट मैच इंडिया में खेलने से, सो उसको जितनी भी अमाउंट उसकी सेंट्रल बोर्ड से रिसीव हुई है वो टैक्सेबल तो होगी, पर एक डिडक्शन को अलाउड करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद। और डिडक्शन कैसी होगी कि जो भी उसने उस इनकम को कमाने के लिए एक्सपेंसेस बियर किए हैं उसका 75% एक्सपेंसेस का उसको डिडक्शन अलाउड होगी। और अगर कोई अदर मैचेस इन इंडिया उसने प्ले किए हैं सो उसको वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, उस पर उसको पूरी की पूरी डिडक्शन अलाउड होती है। सो उसके बाद आता है मैचेस आउटसाइड इंडिया। सो अगर एक प्लेयर जो है वो आउटसाइड इंडिया कोई मैच खेलता है, सो उसको एक डिडक्शन अलाउड की जाती है, जो कि वो डिडक्शन होती है वो 50% होती है उस अमाउंट की जिसका उसको रिसीव हुआ है फॉरेन कंट्री में खेलने से, और बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो उसके लिए टैक्सेबल होगा। उसके बाद अगर उसको कोई भी टिप रिसीव हो रही है वेटर को या फिर किसी भी टैक्सी ड्राइवर को, और वो क्या कहते हैं उसकी एम्प्लॉयर के द्वारा उसको नहीं दी जा रही है, तो वो उसको जो टिप रिसीव हो रही है वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि डिविडेंड क्या होता है, कि कोई भी अमाउंट जो है शेयर होल्डर को कंपनी जब अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है, रिसीव होता है तब, तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब वो उसको टैक्सेबल इनकम और टैक्स फ्री इनकम दोनों भी से किसी भी टाइप की इनकम से उसको रिसीव हो सकता है। इमटेरियल होता है डिविडेंड, क्यों? क्योंकि इसको कैश के काइंड में भी मिल सकता है और ये किसी काइंड के काइंड में भी मिल सकता है। उसके बाद आता है कि डिविडेंड की क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो भी पेमेंट जो है वो कंपनी करती है उसके शेयर होल्डर्स को, उसे हम डिविडेंड कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एक्सटेंट से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंपनी अपने एसेट्स को, जो भी उसकी कंपनी की एसेट है उसको एंटेल करने से, रिलीज़ करने से उसको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो उस टाइम पर कुछ भी वो होता है तो वो डिविडेंड कहलाया जाएगा। अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है वो डिबेंचर्स का या कोई भी डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बोनस शेयर का अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सो वो भी डिविडेंड में इंक्लूड होता है। कोई भी लिक्विडेशन के टाइम पर डिस्ट्रीब्यूशन करती है सो वो भी इसके डिविडेंड में इंक्लूड होता है। कोई भी अपनी कैपिटल में रिडक्शन होने के कारण डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो भी डिविडेंड में होता है इंक्लूड। उसके बाद अगर कोई भी पेमेंट करती है वो अपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी को एज अ एडवांस देकर, या फिर कोई भी लोन शेयर होल्डर को देने के बाद, कि भाई एटलीस्ट उस शेयर होल्डर का 10% वोटिंग राइट हो उस कंपनी में, और वो मेंबर हो या फिर कोई पार्टनर हो जो कि सच का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो उस कंपनी में, सो उसको कोई पेमेंट करी जाती है वो भी डिविडेंड कहलाया जाएगा। उसके बाद आता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, तो जो कंपनी को प्रॉफिट रिसीव होता है, इनकम रिसीव होती है, उसमें से जब हम डिविडेंड के एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचती है उसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सम अदर एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू डिविडेंड। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नॉर्मल डिविडेंड। तो कोई भी कंपनी जब अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करती है एनुअल जनरल मीटिंग में, उसे हम नॉर्मल डिविडेंड कहते हैं, और उससे जो भी हमारे को इनकम रिसीव होती है उस असेसी को जिसको डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम कहलाई जाएगी। फिर आता है डीम डिविडेंड। तो वो डिविडेंड जो कि कंपनी का मान लिया जाता है कि डीम डिविडेंड होना चाहिए एक सिचुएशन में, सो वो उससे जो हमारे को डिविडेंड किसी भी एसएससी को रिसीव हो रहा है वो उसके प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी। उसके बाद इंटरीम डिविडेंड आता है। इंटरीम डिविडेंड क्या होता है, जो कि कंपनी जो है
वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग से पहले ही डिक्लेयर कर देती है, और उसके ये उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने से पहले ही उस एसएससी को रिसीव हो जाता है। तो अगर किसी एसएससी को वो प्रीवियस ईयर में रिसीव हो रहा है तो वो उस ईयर की उसकी इनकम कहलाई जाएगी। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ एक्रूवल। तो कोई भी इंडियन कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है आउटसाइड इंडिया, तो वो एक्रू और अराइज इन इंडिया ही कहलाया जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो डिविडेंड पे करती है आउटसाइड इंडिया, तो वो एक्रूड और अराइज इन इंडिया, उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो हमारा एक्रूड और अराइज हुआ है इंडिया में, हम उसे बाहर की इनकम ही मानेंगे। उसके बाद अगर कोई डिविडेंड इंडियन शेयर होल्डर को रिसीव हुआ है फॉरेन कंपनी से, और वहाँ पर टीडीएस कट कर आया है उसका, और उसने यहाँ पर अपनी जो उसका डिडक्ट हुई है अमाउंट वो गवर्नमेंट को नहीं दिखाई है, सो गवर्नमेंट भी उसका वो अमाउंट इंक्लूड नहीं करेगी अपनी उसकी डिविडेंड इनकम में। पर अगर जबकि ये वाला रूल है कि डबल टैक्सेशन नहीं करा जाता है, उसके बावजूद ग्रॉस डिविडेंड की अमाउंट उसके इनकम में इंक्लूड होगी। उसके बाद आता है कि अगर जो डिविडेंड है वो सेवरल ईयर्स से, मतलब कि आगे आने वाले ईयर्स का पहले ही फाइनल कर दिया जाता है कि इतना डिविडेंड उसको मिलना चाहिए, और पहले ही वो उसकी लमसम अमाउंट उसको प्रोवाइड कर दी जाती है, तो जिस ईयर में उसको वो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो उसी ईयर की इनकम उसकी मानी जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड, की डिविडेंड किस तरह से टैक्सेबल होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डिविडेंड इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए डोमेस्टिक कंपनी। तो अगर किसी भी डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कि इंडिया की कंपनी के द्वारा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो उन शेयर होल्डर्स के लिए उन इनकम हो गई, और वो इनकम उनके लिए टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज हेड में। उसके बाद आता है डिविडेंड फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई भी डिविडेंड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिसीव होता है वो हमारे लिए इनकम होगी, और वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उसके बाद आता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी से जो है डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो अगर कोई फॉरेन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होता है, सो वो हमारे को एक नेट अमाउंट रिसीव होती है कि टीडीएस कट कर हमारे को वो अमाउंट मिलती है। पर जो एसएससी की हम इनकम में जब इस डिविडेंड को डालेंगे तो उस टाइम पर उसकी ग्रोस अमाउंट को हम इसकी इनकम में इंक्लूड करेंगे अदर सोर्सेज हेड के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विनिंग फ्रॉम ट्रीज, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, गैम्बलिंग और बैटिंग एंड विनिंग फ्रॉम रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। तो अगर हमारे को कोई लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, गैम्बलिंग या बैटिंग से विनिंग हो रही है कोई, या कोई भी रेस से हमारे को कुछ विनिंग हो रही है, तो वो हमारी टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेज हेड में, और उसको हम कैजुअल इनकम मानते हैं। पर अब इसमें बात आती है कि अगर जो हमारे को ये विनिंग हो रही है, अगर ये 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होती है, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। पर अगर ये 10,000 से एक्सीड हो जाती है, सो वो हमारे उसके ऊपर 30% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट होता है, और उसके बाद ही वो उसके इनकम में इंक्लूड किया जाता है और टैक्सेबल होता है अदर सोर्सेज हेड के अंदर। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। तो अगर क्या है कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से इनकम रिसीव हो रही है एसएससी को, तो वो किस तरह से टैक्सेबल होगी। तो अगर वो स्टॉक इन ट्रेड में है तो वो पीजीबीपी हेड में उसकी टैक्सेबल हो जाती है, पर वो सिक्योरिटी जो है एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रीट करी जा रही है, तो वो उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।